हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क, चैप्टर नंबर 9 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। हमारा जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रह रही है और एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है। अब जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारा जो खाने पीने के का जो भी सामान है वो हमें एग्रीकल्चर से ही मिलता है। हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको रॉ मटेरियल वहां से मिलता है। लेकिन हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी जो इनकम है वो उनकी स्टेबल नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंड है मोस्टली इरिगेशन फैसिलिटीज पर। या जिस साल अच्छी बरसात नहीं होती तो उस साल या जो किसान उनकी अच्छी फसलें नहीं हो पाती, या जिस साल बहुत ज्यादा बरसात हो जाए तो तब भी हमारे जो किसानों की फसलें हैं वो खराब हो जाती हैं। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो रूरल एरिया है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन वहां के लोगों की जो इनकम है वो उनकी स्टेबल नहीं है। क्योंकि जब फसलों का जब टाइम होता है उस टाइम तो हमारे जो किसान हैं, गांव के जो लोग हैं, वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिली रहती है, वो काम करने में इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन कुछ टाइम वो खाली रहते हैं, उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, तो उस सिचुएशन में उनकी इनकम जनरेट नहीं होती। तो इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। Diversification means विविधीकरण। It means reallocation of some of the farm's productive resources into new activities or crops, reducing market risk। कि जो भी किसान जब अपना सारा का सारा जो उनके पास जो रिसोर्स है, जो उनके प्रोडक्टिव जो रिसोर्स हैं, वो सारे के सारे एक फसल के ऊपर लगा देते हैं, जिससे मार्केट में रिस्क बना रहता है कि अगर फसल अच्छी हो जाए और हार्वेस्टिंग के बाद जब किसान उसको सेल करना चाहे अपनी फसलों को, तो उनको मार्केट में फसलों के अच्छे प्राइस मिल जाए। तो कई बार तो होता है कि किसानों को अपनी फसलों के अच्छे दाम मिल जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब किसान अपनी फसलों को मार्केट में सेल करने जाते हैं तो उनको अपनी फसलों के अच्छे दाम नहीं मिल पाते। तो इसीलिए जरूरी है एग्रीकल्चर सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन, कि जब फार्मर अपने सारे के सारे प्रोडक्टिव रिसोर्स को किसी एक फसल पर ना लगाकर एक से ज्यादा फसलों पर लगाएं, या फिर उन जो रिसोर्सेज हैं फार्मर के पास उनमें से कुछ रिसोर्सेज को क्रॉप प्रोडक्शन पे लगा दें और कुछ रिसोर्सेज को अदर एक्टिविटीज में लगाएं, ताकि साल भर उनकी इनकम बनी रहे, उनकी इनकम में स्टेबिलिटी हो। ऐसा ना हो कि जब फसलों का प्रोडक्शन हो रहा है तो उस टाइम तो उनकी इनकम इंक्रीज हो और बाकी टाइम उनके पास इनकम ना हो। तो डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मींस कि जो फार्मर के पास जो भी फार्म्स प्रोडक्टिव जो रिसोर्सेज हैं उनको रीएलोकेट करना इनटू न्यू एक्टिविटीज, कि नॉन फार्म एरिया में कुछ इन्वेस्टमेंट करना, या फिर क्रॉप्स यानी कि एक क्रॉप की बजाय सोलो क्रॉपिंग की बजाय मल्टी क्रॉपिंग करना, कि एक साथ एक ही जमीन पर एक से ज्यादा फसलों का प्रोडक्शन करना। इससे मार्केट रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि अगर मल्टी क्रॉपिंग की जाती है तो ये डर खत्म हो जाता है कि जब किसान एक ही फसल का प्रोडक्शन करता है तो उस टाइम हो सकता है कि जब किसान मार्केट में सेल करने जाए तो उसको अपनी फसल के अच्छे दाम ना मिले। लेकिन अगर मल्टी क्रॉपिंग होती है, एक साथ एक से ज्यादा फसलों का प्रोडक्शन अगर किया जाता है, तो अगर एक फसल का रेवेन्यू कम हो तो जो दूसरी फसलें हैं उनका रेवेन्यू ज्यादा होगा। तो इसीलिए मल्टी क्रॉपिंग से जो किसान हैं उनका जो मार्केट रिस्क है वो कम हो जाएगा। ये डर खत्म हो जाएगा कि जब हम मार्केट में क्रॉप्स को सेल करने जाएंगे तो उनके अगर अच्छे प्राइस ना मिले तो जो किसान है उनकी कंडीशन खराब हो जाती है।
तो मल्टी क्रॉपिंग से मार्केट रिस्क खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर एक फसल के दाम अच्छे नहीं मिलते तो जो दूसरी फसलों का जो प्रोडक्शन हुआ है उनके दाम किसानों को अच्छे मिल जाते हैं, जिससे जो उनकी इनकम है वो उनकी स्टेबलाइज हो जाती है। और अगर किसान अपने जो भी उसके फार्म्स के जो प्रोडक्टिव जो उसके रिसोर्स हैं उनमें से कुछ रिसोर्स वो क्रॉपिंग पे लगा दे और उसमें से कुछ रिसोर्स वो नॉन फार्म एक्टिविटीज में लगा दे, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, तो उससे भी मार्केट रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि अगर किसी साल फसल के अच्छे दाम ना मिले तो जो अदर जो एक्टिविटीज किसान कर रहे हैं उनसे उनकी इनकम जनरेट हो जाती है और उनकी जो जिंदगी है वो अच्छे से चलती रहती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। वो डाइवर्सिफिकेशन मींस कि किसान के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो प्रोडक्टिव जो उसके रिसोर्स हैं, उनको या तो एक फसल की बजाय मल्टी क्रॉपिंग, एक से ज्यादा फसलों का प्रोडक्शन करे एक साथ, या फिर कुछ जो रिसोर्स है वो क्रॉप प्रोडक्शन में लगा दे और उसमें से कुछ रिसोर्स फार्म के अलावा जो नॉन फार्म एरिया है, इनके एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, कॉटेज इंडस्ट्री, तो वहां अगर पैसा इन्वेस्ट करें तो उससे फार्मर की जो इनकम है वो उसकी स्टेबल रहती है, पूरा साल उसकी इनकम जनरेट होती रहती है और जो मार्केट रिस्क है वो कम हो जाता है। तो जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी कि नॉन फार्म एरिया में कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करना, फार्मिंग के अलावा अदर जो एरियाज हैं वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलना किसानों को। तो फर्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मींस मोनोक्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग में शिफ्ट होना, यानी कि किसान क्या करते हैं कि अपनी जमीन पर एक फसल का प्रोडक्शन करते हैं, जिससे मार्केट रिस्क बना रहता है कि जब भी फसलों को किसान बेचने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जैसा किसान सोचते हैं कि उन्हें अपनी फसलों के अच्छे दाम मिलेंगे तो उनको अच्छे दाम नहीं मिल पाते, तो उस केस में किसानों की कंडीशन खराब हो जाती है, उनकी कॉस्ट भी कई बार पूरी नहीं हो पाती। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मींस कि सेम लैंड पर एक से ज्यादा फसलों का प्रोडक्शन करना, मल्टी क्रॉपिंग। इससे एक तो जो फार्मर पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे वो कन्वर्ट हो जाती है कमर्शियल फार्मिंग में, क्योंकि जब एक से ज्यादा फसलों का प्रोडक्शन किया जाता है तो उससे एक तो जो जमीन की फर्टिलिटी है वो बनी रहती है, क्योंकि अलग अलग फसलों के अलग अलग जो न्यूट्रिशन होते हैं तो फसलें अच्छी भी होती हैं, क्वालिटी वाइज भी अच्छी होती हैं और मार्केट में किसान को रिस्क भी नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि अगर एक फसल के प्राइस कम मिले तो दूसरी फसलों के कीमत किसानों को अच्छी मिल जाती है। तो एक तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन से किसान जो है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ जा सकते हैं, यानी कि मार्केट में सेल करने के लिए प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, मार्केट में जो भी प्राइस का जो फ्लक्चुएशंस होता है कि कभी प्राइस इंक्रीज हो गए, कभी प्राइस डिक्रीज हो गए, तो उन जो सिचुएशंस है, जो मार्केट की जो अनसर्टेनिटीज है, उनको किसान अच्छे से फेस कर सकता है, यानी कि जो मार्केट रिस्क है वो कम हो जाता है। किसानों की जो इनकम है वो जनरेट होती है, इनकम उनकी स्टेबलाइज हो जाती है, स्थिर हो जाती है, डर खत्म हो जाता है कि अगर जब हम फसलों को मार्केट में बेचने जाएंगे तो उस टाइम अगर फसलों के अच्छे प्राइस ना मिले तो हम क्या करेंगे। दूसरा, जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है, इससे मॉनसून से होने वाला डर है वो भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी कि किसान के पास जो भी रिसोर्स है वो सिर्फ क्रॉपिंग में ना लगा के, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ना इन्वेस्ट करके उसको एग्रीकल्चर के अलावा अदर एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना, ताकि वहां पर भी किसानों को रोजगार मिले और पूरा साल उनकी इनकम जनरेट होती रहे, उनका जो लाइवलीहुड है वो सस्टेनेबल लाइवलीहुड हो। ऐसा ना हो कि कभी उनको घर खाली बैठना पड़े और उनके पास काम ना हो, उनके पास इनकम ना हो। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए जो भी उसके पास रिसोर्स है उनको एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ अदर एक्टिविटीज में भी लगाया जाना चाहिए, नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में तो पहले ही हमारी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है,
जितने लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे होने चाहिए उससे कहीं ज्यादा जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं। इसीलिए जो नॉन फार्म जो एक्टिविटीज है, अदर जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है, वहां पर किसानों को रोजगार मिल जाता है, जिससे उनकी जो इनकम है वो स्टेबलाइज होती है, स्थिर रहती है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी में हम इंक्लूड करते हैं एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। तो रूरल एरिया में फार्मिंग के अलावा अदर जो दूसरा जो मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में को हम लाइव स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री में हम इंक्लूड करते हैं पोल्ट्री, कैटल एंड गोट एंड शीप। पोल्ट्री जो भी मुर्गी पालन जो होता है उसमें जो गाय भैंस जो पालते हैं और गोट और शीप जो पालते हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। और टोटल जो हमारा लाइव स्टॉक है उसमें 42% जो हिस्सा है वो है पोल्ट्री, 25% जो शेयर है वो है कैटल और 20% जो शेयर है वो है गोट एंड शीप। तो रूरल एरिया में लोग खेती करने के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री में लगे होते हैं। ये उनकी इनकम का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। मोस्टली जो रूरल एरिया में की जो विमेन है वो भी एनिमल हस्बेंड्री में लगी होती हैं और इससे जो किसान है उनकी जो इनकम है वो स्टेबलाइज होती है, रेगुलर उनकी इनकम जनरेट होती है, जो कि उनके सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे जैसे हम इरिगेटेड एरिया यानी कि जहां पे इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है, जैसे जैसे हम इरिगेटेड जो एरिया है उससे एरिड एरिया की तरफ जाते हैं, यानी कि इरिगेटेड एरिया से सेमी एरिड या फिर एरिड एरिया की तरफ जाते हैं कि जहां पे सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, उन एरिया से जैसे जैसे हम सूखे इलाकों में जाते जाते हैं तो वहां पे एनिमल जो हस्बेंड्री है वहां मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का। क्योंकि जो सूखे एरिया है वहां पे फसलों का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता और किसानों की जो इनकम है वो स्टेबलाइज नहीं होती। और लेकिन एनिमल हस्बेंड्री से जो लोग हैं उनकी इनकम जनरेट होती है। ये मेन ऑक्यूपेशन है रूरल एरिया में। और जो ज्यादा सूखे इलाके हैं वहां पे एनिमल हस्बेंड्री और भी ज्यादा की जाती है। तो जो एनिमल हस्बेंड्री है इससे हमारे यहाँ के मोर देन 7 लाख जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है उनको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। अब हमारे यहाँ का जो लाइव स्टॉक है अगर हम क्वांटिटी वाइज देखें तो वर्ल्ड में हमारा लार्जेस्ट लाइव स्टॉक है, लेकिन अगर हम बात करें क्वालिटी की तो हमारे लाइव स्टॉक की जो क्वालिटी है वो डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत ज्यादा कम है। इसका जो मेन रीजन है वो है लैक ऑफ प्रोडक्टिव नो हाउ और जो वेटरनरी जो सर्विसेज है वो भी हमारे यहाँ पे कम है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ का लाइव स्टॉक जो है, जो पशुधन है हमारा, उसकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन रूरल एरिया में ये हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम का मेन सोर्स है। फार्मिंग के साथ मोस्टली जो एरियाज हैं वहां पे एनिमल हस्बेंड्री मेन ऑक्यूपेशन है।